हम आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट पे, ठीक। जो हमारे पास टॉपिक है डेंसिटी। ये डेंसिटी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार बना रखा है, यानी कि एक और स्टार लगा देता हूं। इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर साल इसका जो है क्वेश्चंस आता है बेटा। सॉलिड स्टेट से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो डेंसिटी का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, ठीक। तो यहीं से मैंने बोल रखा है स्टार लगा के, ठीक है। चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात करें या फिर नीट और जेईई मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो वहां पर यह टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है बेटा? डेंसिटी का हमने अगर हम यहां पर बात करें तो सिंपल जो है डेंसिटी को पता, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वही चीज हमने यहां पर लेके चलना है कि ये डेंसिटी जो है यहां पर क्या होगा? मास हम बोलेंगे, इसका फॉर्मूला हम सिंपल यहां पर याद रखेंगे, ZM अपॉन A क्यूब और ये Na, ठीक है बेटा। ये हम यहां पर यूज करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके थोड़ा पैरामीटर्स के बारे में जान लेते हैं कि Z क्या है, M क्या है, A क्या है, ये सब क्या है यहां पर। तो हम बात करते हैं D, तो हमें पता है डेंसिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो डेंसिटी निकल के आता है बेटा, यहां पर क्या आता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जो है इसकी जो है यूनिट होती है यहां पर। अब देख लेते हैं D का मतलब तो डेंसिटी है, इस Z का मतलब क्या है? इस Z का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में जो है नंबर ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं? Z कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, वहां पर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बेटा? वेरी गुड, 1। अगर BCC की बात करें तो BCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2। और FCC की बात करें तो FCC में नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? 4, ठीक है ना। इस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। जिस बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देखना बेटा उस लेक्चर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? ये M। ये M क्या होता है बेटा? M होता है, M को हम बोलते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। ये क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का मास है, ठीक है। और ये A क्यूब अगर हम बोले तो A क्यूब क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इसको कैसे निकालते हैं? इस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकाल रहे हैं तो ये जो है A हमें पता होना चाहिए। ये A क्या है हमारे पास? साइड बोल सकते हैं या फिर एज लेंथ बोल सकते हैं ना, साइड या फिर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल का क्या है? साइड लेंथ या फिर एज लेंथ है। और नेक्स्ट हम बात करें ये Na। ये Na हमारे पास क्या है बेटा? अगर इस Na की बात करते हैं तो इस Na हमारे पास क्या है? यहां पर अगर Na की बात करें तो ये Na हमारे पास क्या है बेटा? ये Na जो है सोडियम नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे सोडियम, सोडियम नहीं है बेटा। ये Na एक्चुअल में है क्या? Na अगर सोडियम की बात करें तो वहां पर A जो है छोटा होता है, लेकिन ये यहां पर Na जो है कैपिटल है। ये A यहां पर कैपिटल है। इस तरह से हम बोल रहे हैं ये N के साथ हमने छोटा सा A बना रखा है, ठीक, पर वो कैपिटल है। तो ये Na यहां पर क्या होता है? एवोगैड्रो। क्या होता है बेटा? एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है बेटा। हमने ये वैल्यू तो रख दी है। जब भी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो एवोगैड्रो की वैल्यू हमने इतनी यहां पर रखनी है, ठीक है बेटा, इतनी रखनी है। लेकिन जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम जो है रख तो दिया, यानी कि यहां पर रख तो दिया वो वैल्यू इतनी ही, ठीक है। पर जब कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेट किस तरह से करना है बेटा? इसको हमने क्या लिखना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। और इतना वैल्यू आप जो है 0.02 को क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू है। अब मैं बोल रहा हूं इसको क्या करना है कि हम बोल रहे हैं जब हम कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, तो इस वाली वैल्यू को लिखना है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा क्योंकि जो है अगर 0.02 के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशंस बहुत लंबी जाएगी और जो है बहुत कठिन बन जाएगी कैलकुलेशंस। अगर इस 0.02 को हटा दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, तो यहां पर कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है बेटा। अब मैं बोल रहा हूं रखना तो ये है, लेकिन कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग चलना है। रखना क्यों है? ये रखना इसलिए है बेटा, ये कभी बोर्ड क्लास में जो है, बोर्ड एग्जाम में या फिर कभी भी कोई एग्जाम अगर हो तो वहां पर जो है वो टीचर देखता है कि भाई इसने जो है एवोगैड्रो की वैल्यू क्या रखी है। अगर तुम इस तरह से रखोगे तो वो हो सकता है कुछ आधा या फिर 1 नंबर काट दे। पर लेकिन ध्यान रखना बेटा, उसको दिखाने के लिए, टीचर को दिखाने के लिए वैल्यू तो ये रख देनी है, लेकिन कैलकुलेशन इस हिसाब से चलना है। आंसर बिल्कुल वही आएगा, यानी कि आंसर एक्यूरेसी वही आएगी, है ना। तो हम क्यों ना इस वैल्यू को जो है यानी अपने आप के लिए जो है सॉल्यूशंस इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ये वैल्यू अपनाएं, ठीक है बेटा। चलो छापिएगा, आगे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास पैकिंग टाइप यानी कि पैकिंग अरेंजमेंट। अगर इस पैकिंग टाइप की बात करते हैं बेटा हम, तो ये पैकिंग टाइप हमारे पास 3 टाइप की होती है। इस तरह से अगर ये पैकिंग टाइप की बात करें तो सबसे पहला होता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग टाइप। क्या होता है? सिंपल क्यूबिक पैकिंग टाइप, है ना, पैकिंग टाइप, या फिर इसको सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपल एससी पैकिंग टाइप बोल सकते हैं, यानी सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल इस तरह से इसको लिख सकते हैं HCP, ठीक। और दूसरा होता है बेटा, दूसरा हमारे पास होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं CCP, ठीक। और तीसरा होता है बेटा, तीसरा यहां पर होता है हमारे पास हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग यहां पर इस तरह से होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं HCP, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास 3 पैकिंग टाइप यहां पर होती है। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कि क्या ये पैकिंग टाइप होता है बेटा। यहां पर पैकिंग टाइप की अगर बात करें, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग टाइप का मतलब यहां पर किस तरह से होता है, हम बोले ये क्या होता है बेटा, सिंगल लेयर होती है, ये सिंगल लेयर पैकिंग टाइप होती है। सिंगल लेयर किस तरह से, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये लेयर है, ये कोई एटॉमिक लेयर है, इस तरह से आपस में जुड़ी हुई है, इस तरह से जो है एटॉमिक लेयर है, इस तरह से। तो यहां पर हम अगर बात करें बेटा, तो ये एक ही लेयर है, एक ही लेयर मतलब एक ही लेयर है पूरी, ये चादर जैसी एक लेयर है ना, यानी ब्लैंकेट जैसी एक लेयर है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो यहां पर जो पैकिंग टाइप बनता है, यहां पर जो पैकिंग टाइप निकल के आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर पैकिंग टाइप या फिर पैकिंग अरेंजमेंट इसको बोल सकते हैं। ये पैकिंग अरेंजमेंट क्या आता है, यहां पर ए इस तरह से जो है फर्दर ए चलता रहता है। तो हम बोल रहे हैं सिंगल लेयर है, इसको जो है 1 डायमेंशनल या फिर 1D भी बोल सकते हैं, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये अपने आप में, ठीक। तो ये इस तरह से यहां पर पैकिंग टाइप होता है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक। अब हम बात करते हैं किसका, यहां पर CCP HCP, इसको जो इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ लिख लेंगे, यानी कि कंपैरिजंस करके लिख लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर CCP, तो हम बोलते हैं ये क्या होती है, 2 लेयर स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 2 लेयर पैकिंग होती है, 2 लेयर पैकिंग का अगर बात करते हैं, ये 2 लेयर किस तरह से होते हैं बेटा, जैसे हम बात करें कि भाई यहां पर एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ठीक। और यानी कि सिंपल मैं बोल रहा हूं ये एक लेयर है ना, इस तरह से एक लेयर है बेटा। इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर मैं बोलूंगा कि ये दूसरी लेयर यहां पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहां पर दूसरी लेयर। तो यहां पर पैकिंग टाइप अगर हम देखें तो सबसे नीचे क्या है, ए है, और ऊपर क्या है, ये दूसरी लेयर है, यानी कि बी हम मान सकते हैं। तो यहां पर 2 लेयर है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये 2D स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ये 2D स्ट्रक्चर है। और पैकिंग अरेंजमेंट अगर देखें, यानी कि पैकिंग टाइप अगर देखें, यानी कि पैकिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें, तो अरेंजमेंट, पैकिंग अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर ए बी इस तरह से चलता रहेगा, ठीक। अगर हम बात करें साथ ही साथ यहां पर ये 2 लेयर है, तो ये यहां पर क्या हो जाता है बेटा, 3 लेयर हो जाता है। ये क्या हो जाता है यहां पर 3 लेयर पैकिंग, ठीक। अब वो 3 लेयर पैकिंग है, तो किस तरह से दिखाएंगे उस 3 लेयर पैकिंग को, मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर एक लेयर हमारे पास ये है ना, सिंपली जो है जैसे एक लेयर इसकी थी, ये एक लेयर ये है, इस तरह से मैं बता रहा हूं कि ये एक लेयर है बेटा, ठीक है ना, ये ए वाली लेयर है, ये रेड वाली जो है ए वाली लेयर है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर से दूसरी लेयर है, यानी कि बी वाली लेयर, ये ब्लू टाइप की मैं जो है इस तरह से दिखा रहा हूं तुम लोगों को बेटा, दिख रहा है ना, वेरी गुड। तो इस तरह से जो ये ब्लू वाली जो है दूसरी लेयर है, और तीसरा मैं ब्लैक वाली बना देता हूं, और ब्लैक वाली कुछ इस तरह से बेटा यहां पर जो है ये तीसरी लेयर है। तो यहां पर पैकिंग टाइप देखिएगा, यहां पर पैकिंग टाइप अगर मैं बात करूं, ये रेड वाला ए और इस तरह से ब्लू वाला जो है बी मान के चलते हैं, और ये जो है ब्लैक वाला जो है सी मान के चल रहे हैं। तो यहां पर 3 लेयर हो जाता है। 3 लेयर होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जैसे इसको 2D स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसको 3D स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और मैं बोल रहा हूं यहां पर अगर पैकिंग टाइप देखें, पैकिंग अरेंजमेंट देखें, यानी कि पैकिंग अरेंजमेंट PA अगर यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर तो AB करके था कि A था, फिर उसके ऊपर B, फिर A, फिर B, पर लेकिन यहां पर 3 लेयर है, पहले A, फिर B, फिर C, फिर A, फिर B, फिर C, इस तरह से यहां पर ABC
ABC पैकिंग टाइप चलता है, यानी कि हम बोले ABC यहाँ पर पैकिंग टाइप इस तरह से चलता रहता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशंस नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशंस नंबर 12 होता है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करता हूँ, PE पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर भी 74% होता है, और यहाँ पर भी पैकिंग एफिशिएंसी बेटा सेम ही होता है 74%। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, ये अपने आप में ये चीजें इसकी क्या है, सेम है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी वॉल्यूम से रिगार्डिंग, तो इसका वॉल्यूम जो है बेटा होता है 24/√2 r³, और इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें बेटा तो इसका वॉल्यूम होता है हमारे पास, इसका वॉल्यूम होता है 16/√2 r³। तो इस तरह से यहां पर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है बेटा, है ना। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ लिए हैं। तो ये हमारे पास जो है पैकिंग टाइप या फिर पैकिंग अरेंजमेंट हो गया, किसके लिए बेटा, सिंपल क्यूबिक, CCP, HCP, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CCP, HCP तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो है जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चंस निकल के आते हैं बेटा, ठीक है, छाप लीजिएगा। छाप लिया बेटा। एक पॉइंट और यहां पर है कि यहां पर नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें, यहां पर नंबर ऑफ एटम की बात करें तो यहां पर जो है बेटा नंबर ऑफ एटम, यानी कि हम Z की बात करें तो Z यहां पर 4 होता है, और यहां पर नंबर ऑफ एटम की यानी कि Z की बात करें तो यहां पर 6 होता है बेटा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ही अपने आप में टॉपिक रखता है, ठीक है। नोट्स बिल्कुल इसी तरह से बनने चाहिए बेटा, नोट्स बिल्कुल ऐसे बनने चाहिए, क्योंकि यहीं से जो है क्वेश्चंस उठ के आते हैं। छापो। नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं बेटा हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। यहां पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। सबसे पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो हम बोल रहे हैं कोई भाई सब्सटेंस है, इस तरह से हम बोल रहे हैं कि कोई यहां पर जो है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए अपवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रखा है, किस वाले डायरेक्शंस में लग रखा है, अपवर्ड डायरेक्शंस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है बेटा। हम बोल रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा। अब जो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, हम बोल रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, और ठीक है ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, पर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहे हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो इस टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस लिखें तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस which weakly magnetized in opposite directions, यहां पर opposite directions में है ना, weakly magnetized in opposite directions of applied magnetic field, opposite directions of applied magnetic field, अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो वीकली मैग्नेटाइज हैं अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें क्या बोलते हैं कि ये है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बेटा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, कौन से एग्जांपल यहां पर होने, बहुत इजी है बेटा, इसको ट्रिक से याद रखना है, नमक पानी, क्या रखना है, नमक पानी, यानी कि NaCl H2O और एक्सेट्रा इस तरह से लिख देना है बेटा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसका अरेंजमेंट, इसका जो अरेंजमेंट है बेटा कि इसका में जो है किस तरह से अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, पार्टिकुलर अरेंजमेंट। तो ये इसका अरेंजमेंट है, ये एरो जो मैंने बना रखे हैं कि भाई मैंने बोल रखा है कि एक एरो जो है नीचे को है और दो एरो इस तरह से यहाँ पर ऊपर को है ना, इस तरह से देखिएगा, ये दो एरो ऊपर को हैं, दो एरो ऊपर को हैं,
और एक एरो जो है नीचे को है। तो इसका मतलब है यह हमें अपने आप में बता रहा है कि ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वीकली मैग्नेटाइज, ये सब्सटेंस अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया बेटा। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें, दूसरी बात अगर इसमें करें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो यहां पर ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई भी यहां पर अकेला नहीं होता, अनपेयर्ड नहीं होता। तो जिस वजह से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कोई कलर शो नहीं करते हैं, यानी कि नॉट अ शो कलर, यानी कि कलर इसमें जो है नहीं शो होता है, नॉट शो कलर। ठीक, क्योंकि कलर का रीजन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिस पे हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, यहां पर तो हमने बोला कि वीकली मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शंस, पर यहां पर क्या होता है, वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच इज, कि जो है वीकली मैग्नेटाइज, विच इज वीकली मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस डायरेक्शंस में हमने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में वो वीकली मैग्नेटाइज होने वाले सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे हम बोल रहे हैं कि यहां पर कुछ जो है सब्सटेंसेस रखे हुए हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शंस में लगा रहे हैं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है, और उसके अपोजिट में जो है ये सब्सटेंसेस जो है, मान लीजिए उसके अपोजिट में ये सब्सटेंसेस जो है वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसी तरह से बोल रहे हैं कि भाई एक, जैसे हम यहां पर अरेंजमेंट देखें तो एक एरो ऊपर को, एक एरो नीचे को, तो इसका अरेंजमेंट अगर हम देखें तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बेटा, अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर एक एरो ऊपर, एक जिस तरह से एक एक एरो ऊपर, और उसका जो अल्टरनेटिव एरो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एरो भी ध्यान रखने बेटा, ये अरेंजमेंट टाइप भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो हम यहां पर अगर एग्जांपल की तौर पे याद रखें तो एग्जांपल यहां पर हमारे पास है कि हवा यानी कि ऑक्सीजन एंड आयंस, इस तरह से याद रखना है, सिंपल, हवा एंड आयंस। आयन जैसे कॉपर आयन हो गया, कॉपर 2+ आयन, यानी कि Fe3+ आयन की बात करते हैं, Fe2+ आयन की बात करते हैं, क्रोमियम 3+ आयन, Fe2+ आयन की बात करें, तो जितने भी आयंस यहां पर हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कोई कलर शो नहीं करता, लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ध्यान रखना बेटा, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिस वजह से ये कलर शो करते हैं। हम बोलेंगे कि ये जो है कलर शो करेंगे, है ना, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड वाला, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूं। स्टार क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसी को जो है परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं ये वीकली मैग्नेटाइज सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, पर ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, उसी सेम डायरेक्शंस में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है ना। तो हम बोलेंगे स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हम क्या बोल रहे हैं, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस which is the magnetic substances which is, हम बोल रहे हैं ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो कि क्या है, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस which is strongly magnetized, strongly magnetized
मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शंस, इन सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि उस सेम डायरेक्शंस में जो है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शंस में क्या हो, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल यहां पर अगर हम बात करते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल है यहां पर इस तरह से फेकोनी गड्ढे में, ये में जो है बेटा हमने ऐसे ही याद रखना है ना, में जो है ये थोड़ा ट्रिक जो है, ट्रिक को याद रखने के लिए ये में है हमारे पास ये जो है ट्रिक है इसको याद रखने की। तो हम बोल रहे हैं फेकोनी गड्ढे में, फेकोनी गड्ढे में का मतलब है कि फे मतलब यहां पर आयरन, ठीक है, फेरस, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल, ये गोल्डस्टीन है बेटा, ठीक है ना। ये में को ही जो है यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, ये ऐसे ही जो है ट्रिक को याद रखने के लिए फेकोनी गड्ढे में, ठीक है बेटा। अब हम इसका जो है अरेंजमेंट देखें तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है सेम डायरेक्शंस में। तो यहाँ पर अरेंजमेंट अगर हम इसका देखें तो अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा इसका। यहाँ पर अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो अरेंजमेंट क्या है इसका, कि सारे के सारे जो है सेम डायरेक्शंस में इस तरह से यहाँ पर जो है ये सारे के सारे एरो एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है सेम डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। साथ साथ यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी को हम जो है बेटा परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसीडर एज अ परमानेंट मैग्नेट। यानी कि अगर तुम्हारे पास क्वेश्चंस आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसीडर एज अ परमानेंट मैग्नेट, तो उसमें से अगर कोई भी एक ऑप्शंस में इनमें से कोई एलिमेंट होगा तो वहां पर ही टिक जाएगा, ठीक है ना। और याद करने क्या है, सिंपल, बहुत इजी है, लड्डू फेकोनी गड्ढे में, है ना, फेकोनी गड्ढे में ये क्या है, ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। दो और हैं, पहले इसको छाप लीजिए फिर हम उसको लिखते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा, चौथा हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो कि बोलते हैं मेरे पास दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की भी और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, लेकिन एक्चुअली देखें तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी सारी बातें क्या है, झूठी है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मेरे में क्या है, मेरे में दोनों की पॉसिबिलिटी है। हम बोलेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ बोथ, हम क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ। बोथ कौन कौन से, बोथ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बोथ मैग्नेटिक, और दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से, दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से बेटा, बोथ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरा एंड फेरो, ठीक। वो बोलता है कि उसमें जो है दोनों की ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, दोनों की ही पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है, लेकिन एक्चुअली में बट एक्चुअली उसमें क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, बट एक्चुअली इट कंसिस्ट जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एंटी फेरोमैग्नेटिक। यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये अपने आप में बहुत झूठा है बेटा। ये बोल रहा है कि मेरे अंदर जो है, मेरे में जो है दोनों जैसी जो है खासियत है, मुझे सर्वश्रेष्ठ मानिए, क्योंकि फेरो भी मेरे अंदर है, पैरा भी मेरे अंदर है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उसके अंदर जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तब जाके इसकी पोल खुलती है बेटा, है ना। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा, यहां पर हम याद करेंगे MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, इस तरह से हम यहां पर याद करेंगे। लास्ट जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास पांचवा, दैट इज अ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या है बेटा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये जैसे ही देखता है कि एंटी फेरो ने क्या कहा कि मेरे अंदर जो है दोनों प्रॉपर्टीज हैं और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये क्या बोलता है, नहीं ये इसने तो झूठ बोल दिया,
अब मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे अंदर सारी की सारी, मेरे अंदर जो है पॉसिबिलिटीज हैं सबसे ज्यादा हाई मैग्नेटिक मोमेंट की। ये क्या बोलता है कि इसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा हाई मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन देखा जाए तो इसमें जो है सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हम इसकी डेफिनेशंस किस तरह से लिखते हैं बेटा, यहां पर इसकी डेफिनेशंस ऐसे लिखेंगे, द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें जो है सब्सटेंसेस जिसमें ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस which have possibility which show possibilities of high magnetism, possibilities of high मैग्नेटिक मोमेंट या फिर हाई मैग्नेटिज्म, बट एक्चुअली अगर वहां पर देखें, हम रियली की बात देखें, रियल में देखें, बट एक्चुअली इट शो वेरी लो मैग्नेटिक मोमेंट, वेरी लो मैग्नेटिक मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसके एग्जांपल की तरीका जो है किस तरह से याद रखना है, इसमें भी ये ट्रिक है। तो ट्रिक हमारे पास क्या होती है बेटा, पहले हम यहां पर इस तरह से लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसको याद रखने की जो है ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, बहुत आसान है, जान क्यों मांगे फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ठीक, जान क्यों मांगे फेरस ऑक्साइड, ये यहां पर क्या हमारे पास ट्रिक हो जाएगी बेटा, ठीक। जान क्यों मांगे फेरस ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जान मतलब जिंक, क्यों मतलब कॉपर, मांगे मतलब Mn, फेरस ऑक्साइड। तो इस तरह से इसकी जो है यहां पर बहुत आसान ट्रिक हो जाती है, जान क्यों मांगे फेरस ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास पांचों के पांचों मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसी नोट्स को बेटा बिल्कुल ऐसे ही छापना बेटा, नोट्स ऐसे कोटा जैसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट्स ये बिल्कुल कोटा जैसे तुम्हें मिल रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो छापिएगा।